करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। और यहाँ पर मैं निखिल रंजन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके मन में दुविधाएं हैं, जिसको आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन सभी सवालों के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके सवाल एकेडमिक्स पे हो सकते हैं, करियर से जुड़े हो सकते हैं, जॉब से, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी सवाल आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के यहाँ पर हम जवाब दे पाएँ। मैं सबसे पहले यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कू परिवार का। आपकी तरफ से बेहद प्यार हमें यहाँ पर मिल रहा है। जैसे मैंने बताया भी था, 2,35,000 से ज़्यादा का हमारा यहाँ पर फॉलोअर बेस हो चुका है। बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है। तमाम एक प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ, लेकिन उसमें भी कई बार डिले हो जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही मौज परिवार का भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। हाय आया है, नाम नहीं लिखा, नंबर है, तो हेलो हमारी तरफ से भी आप सभी को। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रश्न है, जिससे भी जुड़े हों, चाहे आपके करियर से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो सभी सवाल यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाएगी आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। तो हेलो भी आया, बिल्कुल हेलो आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए अब यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आपके जो भी तमाम एक प्रश्न हैं, आप यहाँ पर हमसे पूछ भी सकते हैं। साथ ही जो प्रश्न आए हुए हैं उनके भी जवाब देना शुरू करते हैं। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते और अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आया है प्रदीप कुमार जी का, और प्रदीप कुमार जी ने यहाँ पर पूछा है कि पैसे की बचत नहीं हो रही है सर, क्या करूँ। तो प्रदीप कुमार जी, ये तो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि पैसा सब कोई कमाता है, लेकिन पैसे की बचत भी करनी आनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा कमाते हैं और पैसा बचत यही शिकायत करते हैं कि लास्ट में महीने के आखिर तक आते आते पैसा नहीं बच पाता है। कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम भी पैसा बचा पाएँ, क्योंकि अगर पैसा बचेगा तो वो आपके आगे भविष्य में काम ही आएगा। अगर आप कुछ खरीदना चाहें, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तब भी उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपको बात बता दें, डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे। सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए, आप जितना भी कमा रहे हैं, अब आप 5,000 रुपये कमाएंगे तो मैं उसके लिए नहीं कहूँगा। 5,000, 7,000, 10,000 रुपये वाले लोग अगर हैं तो उनके लिए ये डायरेक्ट इम्प्लीकेबल नहीं होगा। उनके लिए थोड़ा सा रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर आप एक सम्मानजनक सैलरी कमा रहे हैं, मान लीजिए आप 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आपका लगभग 15,000, 50% आपको अपनी सेविंग करनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड के उससे बता रहे हैं आपको। आप कोई 5,000 कमा रहे हैं तो मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगा 2,500 रुपये सेविंग कर लो, क्योंकि 5,000 रुपये में उसको खुद का खर्चे चलाने बड़े भारी पड़ रहे होंगे, तो वो 50% की सेविंग के साथ नहीं जा सकता। लेकिन 10, 20, 50, 100 रुपये ज़रूर सेव कर सकता है। 5,000 रुपये की सैलरी में इतना तो फिर भी कुछ ना कुछ आप बचा लेंगे। 500 रुपये बचा लें तो क्या कहना है। हालांकि अगर आप एक ठीक ठाक सैलरी कमा रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 50% अपनी सैलरी को सेव करना शुरू करें। कुछ लोगों का क्या होता है, वो कहते हैं कि सैलरी खर्च करते हैं और जो बचेगा लास्ट में वो हम सेविंग अकाउंट में डाल देंगे या अपनी गुल्लक में डाल देंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। यकीन मानिए वो दिन कभी नहीं आएगा कि आपके इतनी ज़्यादा सेविंग बची रह जाए कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में लास्ट में डाल पाएँ। सबसे पहली कोशिश ये करिए कि जो भी सैलरी आपको प्राप्त हुई है, जो भी सैलरी आपको मिली है, उसको आप निकालिए, उसमें से 50%, और उसको एक अलग जगह पे रख दीजिए। अलग जगह यानी कि कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कहीं आप सेविंग करना चाहें, वहाँ पर आप निकाल कर पहले आप एक पोर्शन निकाल लीजिए। आपने कहा से 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो 15,000 रुपये आपने सबसे पहले अलग कर लिए कि मुझे जो बाकी अपने के खर्चे चलाने हैं, अपना खाने पीने का सामान लाना है, किराया भाड़ा देना है, सब कुछ इस 15,000 रुपये में ही करना है और 15,000 रुपये आपकी सेविंग में जाएगा। अब सेविंग भी ऐसी नहीं है कि आपने हार्डकोर एक सेविंग बना ली और उसी में रेगुलर सेव करते आ रहे हैं।
इसको भी दो पार्ट में क्लासीफाई करिए। एक तो करिए लॉन्ग टर्म सेविंग। मान लीजिए अब इस 50% 15,000 रुपये आपका बचा है, 30,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, 50% आपने सेव के लिए निकाल लिया, तो इसमें से आपका जो 7,500 रुपये है या 8,000 रुपये, कुछ आप एक लमसम बना लिए कि 7,000 और 8,000 दोनों मिला के 15,000, तो 7,000 सेविंग में डालना है या 8,000 डालना है। तो मान लीजिए 50% करते हैं, 7,500 रुपये, 7,500 रुपये को आप कर दीजिए लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, कि उस पैसे को तो मुझे भूल करके भी देखना नहीं है। ऐसा मानना है कि वो पैसा मेरे पास है ही नहीं, वो अपने एक इमरजेंसी फंड के लिए कहीं पर भी आप उसको सेव रखिए। मान लीजिए आपको आगे चलकर कोई घर खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, प्लॉट लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ बड़े जहाँ पर आपके कुछ ऐसे खर्चे आने हैं जो आप अपने भविष्य के लिए खर्चे, तो क्या कहते हैं, ऐसे घर को तो आप इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं कि अगर कोई घर लेता है कोई उसको कभी ये नहीं कहता है वो कि खर्चा हुआ, वो कहता है कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम तो हमेशा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आज जो चीज़ 10 रुपये की है कल को 10.5 रुपये 11 रुपये होगी। या कोई बहुत अच्छी जगह लोकेशन पे आपने फ्लैट अगर कुछ ले लिया तो हो सकता है कि वो 10 के 20 रुपये भी दे दे। तो ये चीज़ें भी होती हैं। आपको क्या करना है, 50% जो सेविंग आपने करी है उसमें से 50% को तो लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए अलग से रख देना है, बाकी बचा 50%। अब उस 50% के भी दो पार्ट करिए। मान लीजिए आपने 8,000 रुपये अब रोका हुआ है, 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, अब 8,000 की भी दो पार्ट करिए, 4,000। अब 4,000 रुपये तो ऐसा करिए जो आपको कुछ महीने या साल के अंदर खर्च करना है। जैसे कि बच्चे के लिए एक साइकिल लेके आनी है, या फैमिली के साथ शिरडी जाना है, किसी टूरिस्ट प्लेस जाना है, घूमने जाना है, तो आपने कहा कि उसके लिए इसको मुझे सेव करना है, तो एक पोर्शन तो उसमें से आप सेविंग का उस पर लगाइए जिसमें आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा पोर्शन उसमें लगाइए कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कोई आकस्मिक खर्चे आते हैं तो उसमें से आप निकाल सकें। यहाँ इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे, इमरजेंसी फंड जो मेन है वो अलग है। ऐसे खर्चे कि किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, अब आपको नया मोबाइल फ़ोन आज के समय में चाहिए, बिना मोबाइल फ़ोन के काम नहीं चलता, मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा, मोबाइल फ़ोन चाहिए तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपने क्या कहा कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन गिर गया, या बेटे या बेटी को लैपटॉप दिलाना है, उसको आगे हायर एजुकेशन में जाना है तो वहाँ कुछ खर्चा करना है, तो इस तरह के कुछ खर्चे यहाँ आपके लगे रहते हैं। उस खर्चे के लिए भी आप जो से 4,000 रुपये है उसको आपने वहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से तो आपने अपनी सेविंग प्लान करी है। ये सेविंग की प्लानिंग बता रहे हैं। बाकी 15,000 रुपये जो आपके थे 30,000 रुपये में सैलरी में से, उस 15,000 से आप खर्चे चला रहे हैं, आप सब्जी भाजी ला रहे हैं, दूध ला रहे हैं, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का देख रहे हैं, किराया भाड़ा हो रहा है, वो सारी चीज़ें उस पैसों से मैनेज हो रही है। तो इस तरह से जब आप सेविंग करने के लिए आगे बढ़ेंगे, खुद को प्रेरित करेंगे, तभी एक अच्छी सेविंग आपकी यहाँ पर बन पाएगी। और कोशिश करें कि पैसे को इन्वेस्ट करके रखें। ऐसा नहीं कि पैसा उठाया और उसको तिजोरी में रख दिया, वो बढ़ेगा नहीं। पैसे को इन्वेस्ट करिए। आपके अपने ऊपर है, आप एफडी कराएं, आपको जिसमें सुकून मिलता हो। आपने कहा म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, आपने कहा एसआईपी शुरू कर देता हूँ, आपने कहा शेयर मार्केट में लगा दूँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको चैन की नींद आ जाए, वहाँ पर आप अपना पैसा लगाइए। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपके पैसे के अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। जब आप अच्छे प्रयास करेंगे तभी आपको यहाँ पर सफलता भी प्राप्त होगी। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट पहले करिए, सेविंग पहले करिए। अगर ये सोच के साथ चल रहे हैं कि जो खर्चे करने के बाद बच जाएगा वो सेविंग करेंगे, कोई सेविंग नहीं होने वाली, किसी कीमत में नहीं होने वाली। क्योंकि जिस समय पैसा दिखाई देता रहता है, आपके पर्स में 2,000 रुपये का नोट है, वो 2,000 का नोट बना रहेगा, और जिस दिन वो खुल गया वो खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। होता है ऐसा, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना कि पैसा नहीं, हम यहाँ कंजूसी की बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर उसको रिलेट कर रहे हो कि कंजूस बन जाना है, जी नहीं, हमने कंजूस बनने को नहीं बोला है।
हमने सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको प्रेरित किया है, आपको बताएं कि किस तरह से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से सेविंग कर सकते हैं। सेविंग पहले करनी है, देन एक्सपेंसेस अपने मीट आउट करने हैं। लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस पहले कर देते हैं और फिर सेविंग को मीट आउट करने का प्रयास करते हैं, जो कि कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरा सेविंग की एक टिप है कि कभी भी अपने सारे अंडे एक जगह नहीं रखने चाहिए। ये मैं नहीं, दुनिया कहती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर कह के गए हैं। आप सारा पैसा एक जगह बैंक में मत लगाइए, सारा पैसा एक जगह शेयर में मत लगाइए। पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखिए, अलग अलग जगह पे उसको लगा के रखिए। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, जब अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, शेयर मार्केट नीचे जाता है, आपने शेयर ले रखे हैं, तो सारी कंपनियों के शेयर एक साथ नीचे धड़ाम नहीं हो जाएंगे। कुछ कम अच्छे रिटर्न देंगे, कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न देंगे, कुछ में ज़्यादा नुकसान होगा, कुछ में कम नुकसान होगा। तो डाइवर्सिफाई करके चलिए, इन्वेस्टमेंट सारा एक साथ मत करिए, वरना आपको आगे फ्यूचर में दिक्कतें होंगी। सेविंग करनी है, सेविंग अच्छे से करनी है और उसको आपको कंटिन्यू भी करना। और ये ऐसी हैबिट नहीं है कि 1 या 2 महीने करिए, उसके बाद अरे यार बहुत दिक्कत हो रही है, खर्चे चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, छोड़, सेविंग करना छोड़ते हैं, जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही करते हैं। ये मन में ख्याल आ सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं करना। इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है कि नहीं, मुझे पहले सेविंग करनी है, देन मुझे अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करने हैं। तो आशा करते हैं आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न अगर रह जाता है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है, ये है विनम्र ठाकुर जी का। तो विनम्र ठाकुर जी का यहाँ पर जो सवाल है, सवाल नहीं है, बस इन्होंने 2 शब्द लिख के भेजे हैं। उन्होंने लिख के भेजा है आरक्षण हटाओ। तो विनम्र जी, यहाँ पर हम और आप कोई नहीं है, इन द सेंस मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि जो पॉलिसी मेकर हैं ये उनकी बातें हैं, क्या रखनी है, कैसे पॉलिसीज़ बनानी है, किसको देना है आरक्षण, किसको नहीं देना, इसमें आप और हम कहीं पर एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके कहने से या मेरे कहने से या किसी और के एक्स पार्टी के कहने से कि आरक्षण लागू कर दो, आरक्षण हटा दो, इस कम्युनिटी को दे दो, इससे छीन लो, इसको इतने % दे दो, उसमें ना आप हो ना हम हैं। और ये संविधान के तहत दिया जा रहा है, संविधान में संशोधन होते हैं, उसमें जब तक वहाँ से चीज़ें नहीं बदलेंगी, संविधान से ही देश चलता है, तो जब तक संविधान के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो यहाँ पर उसके बारे में कोई चर्चा करने से, कोई बातचीत करने से कोई लाभ नहीं है किसी को भी। और क्योंकि कोई एक तबका है जिसको सही में आरक्षण की ज़रूरत है, तो उसको भी आरक्षण यहाँ पर मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ रहती है कि जो आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी अगरा, तो जो सही में ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक आरक्षण का लाभ ज़रूर पहुंचना चाहिए, उसको तो हम भी मानते हैं। दिक्कत लोगों को तब होती है जब वो कहते हैं कि इनको ज़रूरत ही नहीं है और इनको आरक्षण का लाभ दिया गया। तो खैर, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जैसे चल रही हैं, उसको चलते देना चाहिए और पॉलिसी मेकर्स को उनको डिसाइड कर देना चाहिए कि क्या उसमें आगे प्रोविज़न करने हैं। फिलहाल अपनी तरफ से प्रयास जारी रखिए, मेहनत करिए। आप अपने जीवन में अगर मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए आप भूखे नहीं रह सकते। आपके भोजन की व्यवस्था ऊपर वाले ने करके भेजा हर एक व्यक्ति की। कहते हैं ना कि जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, जब दांत आ गए तो अन्न भी देगा। तो ऊपर वाले ने व्यवस्थाएं ऐसी ही करी हैं कि जब व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास दांत नहीं होते तो उसको दूध मिलता है, और जब दांत आ जाते हैं तो उसको अन्न मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके नसीब में जितना अन्न लिखा हुआ है वो अन्न आपके नसीब का आपको मिल करके रहेगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है लालमन चौहान जी का। तो लालमन चौहान जी का प्रश्न आया है और उन्होंने पूछा है, मैं पॉकलेन ऑपरेटर हूँ, मुझे काम दिला सकते हैं क्या? तो देखिए लालमन चौहान जी, यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप एक मशीन, जैसे आपने बताया कि पॉकलेन ऑपरेटर हैं,
तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक काम आता है तो आप स्किल्ड मैन पावर की श्रेणी में आते हैं। देखिए, दो तरह की मैन पावर होती है, एक होती है, दो क्या तीन इसकी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। एक है स्किल्ड मैन पावर, एक है सेमी स्किल्ड और एक है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड में वो लोग आते हैं जो कि मान लीजिए ऑफिस बॉय हो गए, पियोन हो गए, चपरासी वगैरह का जो काम करते हैं, तो ये सारे लोग अनस्किल्ड की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो आता है आपके सेमी स्किल्ड में आते हैं। सेमी स्किल्ड यानी कि आपको कुछ ज्ञान है, चीज़ों के बारे में आपको पता है, तो यहाँ पर आपके जो वेजेस हैं वो भी आपके बढ़ जाते हैं। और तीसरे आते हैं स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर यानी कि जिनको किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे, किसी पर्टिकुलर मशीन्स पे काम करना आता है। तो आपके लिए तो देखिए, तमाम एक रास्ते आपने अपने लिए स्वयं ही खोल लिए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर काम को जानते हैं, आप ऑपरेटर हैं उस पर्टिकुलर पॉकलेन मशीन के। तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर काम मिल सकता है। आपको जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो गवर्नमेंट ने निर्मित करी हैं, कई जगह पे करी गई हैं, कहीं पर उसको सिडकुल नाम दिया गया है, कहीं पर कुछ और नाम है। तो वो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आपको जाना है। आपको वहाँ पर तमाम एक इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, एक एक जगह पे वहाँ पर सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ स्थापित करी गई हैं। उन इंडस्ट्रीज़ पे जा कर के आपको वहाँ पर थोड़ा सा प्रयास अधिक करना होगा। आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, अपने रिज्यूम देने होंगे। कई बार ऐसा भी होगा 10-10 जगह जाकर रिज्यूम दे के आएंगे और कोई रिस्पांस नहीं आएगा। थकिएगा नहीं, हारिएगा नहीं, अपने रिज्यूम ड्रॉप करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए। निश्चित तौर पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अभी आपके पास काम नहीं है तब भी आप प्रयास अपनी तरफ से जारी रखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको काम मिलेगा। आप स्किल्ड मैन पावर की कैटेगरी में आते हैं और लोगों को, कंपनियों को भी स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई नया बंदा, मैं हूँ और आप हैं, अब एक कंपनी है जहाँ पर पॉकलेन ऑपरेटर चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी को काम सिखाना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे हायर कर लेते हैं तो मुझे वो उनको काम सिखाना पड़ेगा कि आप इसको ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, देन उसके बाद आप एक परफेक्ट पॉकलेन ऑपरेटर बन पाएंगे। आपके साथ क्या है, कंपनी को कुछ सिखाना नहीं है, आप सीखे सिखाए हैं। कंपनी को तो सिर्फ आपको रिक्रूट करना है और आपको काम बता देना है कि ऐसे ऐसे ये काम करना है। तो स्किल्ड मैन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पर अच्छे से अपना जो काम है वो जानते हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न किसका आया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आया है, कल्पना जी का है और कल्पना जी ने कहा है, आपको मेरी तरफ से शुभारंभ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कल्पना जी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, आपने हमें बेस्ट विशेस दी हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आपको भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपके जो भी कार्य हों वो बिना किसी विघ्न के संपन्न हों, ऐसी मंगल कामना आपके लिए भी हम करते हैं। और साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके कोई सवाल हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों, आप कुछ हमसे पूछना चाहते हों, जानना चाहते हों, आप करियर के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, जॉब से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, तो वो तमाम एक सवाल यहाँ पर आप हमसे साझा कर सकते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है, धारा सिंह जी का प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, उन्होंने हाय भेजा है। तो नमस्कार धारा सिंह जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अब अगले उस पर चलते हैं। अगला है आया है शिवम का, और शिवम ने पूछा है, तुम कौन हो। तो शिवम जी, जैसे आपको मैंने बता रखा है, मेरा नाम निखिल रंजन है और मैं यहाँ पर लाइफ कोचिंग और एकेडमिक्स काउंसलिंग के यहाँ पर सेशंस लेता हूँ। जो भी आपके सवाल हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों, एकेडमिक से जुड़े हों, जॉब से हों, करियर से हों,
वो तमाम एक प्रश्न यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाती है यहाँ पर कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम लेकर आ पाएँ और आपको जवाब दे पाएँ। इसके अलावा आपको बता दें, तमाम एक लोगों के यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं और वो 1-to-1 लाइव सेशंस की डिमांड कर रहे हैं। तो आपको बता दें, अभी लाइव सेशंस हमने 1-to-1 के लिए शुरू नहीं करे हैं, अभी जनरल काउंसलिंग सेशंस ही चल रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 1-to-1 लाइव सेशंस अभी स्टार्ट नहीं किए गए हैं, उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। टीम उस पर काम कर रही है कि किस तरह से फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है, किस तरह से अपॉर्चुनिटी देनी है लोगों को। तो अभी उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करिए, जल्दी हम वहाँ पर वो सेशंस भी शुरुआत उसकी करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्या करना है, अभी आपको हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ना होगा। जनरल काउंसलिंग के ज़रिए आप हमसे यहाँ पर जुड़ पाएंगे और आशा करते हैं कि आपको हमारे सेशन जो हम लोग चला रहे हैं उसमें आपको कुछ नॉलेज गेन हो रही होगी, आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिल रहे होंगे। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न अधूरा रह जाता है या आप पूछने से वंचित रह जाते हैं तो आप हमसे दोबारा प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी के लिए कि बहुत सारे लोग हमें अपने पर्सनल नंबर, पर्सनल आईडीज़ वगैरह भेज रहे हैं, सोशल नेटवर्क्स के थ्रू भी भेज रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने पर्सनल नंबर शेयर मत करिए, कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है, हमारा नाम लेके कोई बात कर सकता है डायरेक्ट। बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें मत करिए। कोई भी हमारी तरफ से आपको बता दें, अभी 1-to-1 सेशंस नहीं शुरू हुए हैं, अपने पर्सनल नंबर शेयर्स मत करिए। कोई अगर पैसे की डिमांड करे तो 1 रुपये किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। हमने कोई भी पेड सेशंस यहाँ पर अभी शुरू नहीं करे हैं। आप किसी को भी कैसे भी कोई भी पेमेंट मत करिए, क्योंकि आप अगर इस तरह की कोई गतिविधि में आते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप स्वयं होंगे। अपने पर्सनल नंबर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें शुरू करना होगा तो हम आपको बताएंगे भी कि किस तरह से आपको उसमें आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़िएगा। अपने मन से यहाँ पर सेशंस में आकर आप अपने नंबर अगर शेयर मत करिए। पर्सनल नंबर शेयर करने से आपको ही यहाँ पर भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं किसका आया है और क्या है। ओके, ये आया है BS सैनी जी का प्रश्न है और काफ़ी बड़ा प्रश्न है। देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है इन्होंने। BS सैनी जी ने पूछा है, सर जी क्या हमारे देश भारत को एक अच्छा राजा मिल पाएगा जो एक राजा की तरह निष्पक्ष न्याय करे। एक मिडिल क्लास आदमी अगर कोई EMI नहीं भर पाता है तो उसका सब कुछ नीलाम करने को हमारी सरकार न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाती है और एक करोड़पति के कितने ही करोड़ों माफ़ कर दिए जाते हैं। ये भेदभाव क्यों? और फिर कहते हैं कि देश कर्ज में डूबा हुआ है, फिर आम आदमी पर नए नए कर लगा देते हैं। करम केम। तो ये BS सैनी जी ने अपना प्रश्न पूछा है। प्रश्न शायद आपने सुन लिया है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रश्न है, कोशिश करता हूँ समअप करने की। तो देखिए BS सैनी जी, सरकारें अपने लेवल पे काम करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, जो मैं खुद बता दूँ मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई उच्च वर्ग से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं से आता हूँ। तो यहाँ पर जो देश को चलाते हैं, एक तो सरकार चलाती है और दूसरा कॉरपोरेट जगत चलाता है। कॉरपोरेट जगत में बहुत सारी यहाँ पर कंपनियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसी एक पर्टिकुलर का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, सबने नाम सुने हुए हैं। वो सभी लोग यहाँ पर कॉरपोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी कंपनियों में लाखों के करोड़ों, अगर सबको मिला के देखा है, करोड़ों लोगों को वहाँ पर रोज़गार भी मिला हुआ है। सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरकार यहाँ पर सुविधाएं देती हैं। सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं, समय समय पर उनकी वेतन वृद्धि वगैरह भी करी जाती हैं। लेकिन
उस सरकारी नौकरी पाने के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने भी बहुत संघर्ष किया है। हम एक्सेप्शन केसेस की तरफ नहीं जा रहे कि किसी ने घूस दे के पैसा दे के कोई घुस गया, हम उन केसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने उस जॉब को पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। संघर्ष करने से आपको भी किसी ने रोका, मेरे को किसी ने नहीं रोका। ये हमारे डिसीजंस थे कि हमें कौन से सेक्टर में कहाँ पर कौन सी नौकरी करनी है, हमें अपना खुद का स्वयं का काम करना है या फिर हमें यहाँ पर नौकरी काम करनी है, बिजनेस करना है। वो सारी चीज़ें हमारे अपने डिसीजन थे, हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निर्णय लेके काम किए। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके उस अधिक सुविधाएं मिलती हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन उसको पाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत भी करी है। सरकारी नौकरी यूं ही किसी को नहीं मिल जाती, लाखों लोगों के बीच में कुछ चुनिंदा लोगों को छांट कर निकाला जाता है, तब लोग उस मुकाम तक पहुंचते हैं। दूसरा, आपने यहाँ पर प्रश्न उठाया कि कॉर्पोरेट जगत को बहुत ज़्यादा यहाँ पर टैक्सेस में रिबेट दिए जाते हैं, छूट दी जाती हैं। बिल्कुल राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, उनके कई सारे लोन होते हैं, बैड डेब्ट होते हैं, उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है और उसका दबाव पड़ता है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग सेक्टर पे दबाव पड़ता है, लेकिन बैंक्स भी आपके अपने नहीं हैं। सरकार जो बैंकिंग के जो कर्ज माफ़ी करती है वो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, PSUs हैं, आपके SBI हुआ, PNB हुआ, ये सारे तमाम एक यहाँ पर बैंक होते हैं जिनके आपके जो कर्ज हैं वो राइट ऑफ करे जाते हैं। किन रीज़न से वो राइट ऑफ किए गए, उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें काम करती हैं। कई जगह करप्शन भी होता है, मना नहीं करेंगे, कई जगह जेन्युइन सिचुएशंस भी होती हैं। और जो महंगाई की जैसी या कर की आपने बात करी, तो सरकार तो हमेशा अपने खजाने कर से ही भरती है। पुरातन काल से ही चला आ रहा था कि राजा भी प्रजा से क्या लेता था, कर लेता था। अंग्रेज आए वो लगान लेने लगे, गवर्नमेंट आई वो टैक्सेस लेने लगी, सिर्फ नाम बदले हैं, चीज़ें वही चल रही हैं। पहले क्या था, पहले हुआ करते थे आपके कर, फिर उसको कर को कह दिया गया लगान, लगान को कह दिया गया टैक्सेस। तो चीज़ें वही हैं, ऐसे ही चल रही हैं, चाहे आप राजा के समय चले जाएं, चाहे आप यहाँ पर दूसरे उसमें चले जाएं, यानी कि आप प्रजातंत्र की बात करें या लोकतंत्र की बात करें, यहाँ पर रिपब्लिक की बात करें, तो संविधान के मुताबिक भी वहाँ पर टैक्सेस का प्रोविज़न है। जो चीज़ मुझे लगती है वो यहाँ पर मैं जोर कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि टैक्सेस गवर्नमेंट जितने ले रही है शायद उसके दुगने तिगने कर दें। जी हाँ, ध्यान से सुनेगा, जितने टैक्सेस ले रही हैं उसके दुगने तिगनों टैक्सेस कर दो, लेकिन कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रत्येक नागरिक को दीजिए। सबसे पहली चीज़, हर एक व्यक्ति को रहने के लिए घर सरकार दे, ठीक। दूसरा, अगर व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी सारी बीमारी का खर्चा सरकार वहन करे। तीसरा, एजुकेशन पूरी तरह फ्री कर देनी चाहिए। एक समान लेवल के स्कूल व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हो, और स्कूलिंग या एजुकेशन में हम हायर एजुकेशन ले रहे हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फ्री कर दीजिए। आखिरी अंतिम, व्यक्ति को नौकरी दिलवाने का काम भी सरकार को करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भारत के लिए कह रहा हूँ, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चीज़ें चल भी रही हैं। आपको मन घड़ंत मेरे दिमाग में कुछ आया ख्याल हो मैंने यहाँ बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें कई सारी कंट्रीज़ में ऑप्टेड है और वहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम लगभग 60 to 70% का है। आप जितना पैसा कमाते हैं, 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से आप 60 से 70 रुपये सरकार को दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ मानिए, जब आपका सारी चीज़ें सरकार ही वहन कर रही हैं, शिक्षा व्यवस्था सारी सरकार देख रही है, आपकी नौकरी के प्रबंध कर रही है, आपके बीमारी में आपके इलाज का प्रबंध कर रही है, आपको रहने के लिए घर का प्रबंध कर रही है, तो आपके खर्चे बचे कितने? आपके खर्चे अपने आप ही बहुत कम रह गए। उन खर्चों को पूरा करने के लिए 40% सैलरी भी बहुत है। आपने मान लिया 60% सैलरी दे दी, 50% सैलरी सरकार को दे दी, तब भी आपके लिए बहुत पैसा बच रहा है। अब शर्त यह है कि वहाँ पर वो पैसा करप्शन की भेंट ना चढ़ जाए। अगर सरकार इतने सारी चीज़ें आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक के लिए
यहाँ मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक प्रत्येक नागरिक के लिए अगर सरकार इस तरह से काम करे तो किसी को भी टैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक स्कीम नॉर्मल स्कीम तक लॉन्च नहीं कर पाते, एक अंतिम व्यक्ति तक वो स्कीम पहुँचाना बहुत भारी काम होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज तक गवर्नमेंट ने कितने साल पहले आधार की शुरुआत की थी, आज तक प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं बना है। नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में आधार कार्ड आज तक मैंडेटरी नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स तो गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे आते आते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आबादी तो बड़ी है ही है, इश्यूज़ हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक कंट्री की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सरकार तभी पैसा बना पाती है, तभी पैसा कमा पाती है जब वहाँ पर वो टैक्सेस लगाती है। टैक्सेस तो पुरातन काल से ही चला आ रहा है और आगे तक चलता रहेगा, लेकिन टैक्स लगाने के लिए भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। टैक्स पता कैसे लगना चाहिए, एक छोटा सा मैं कहीं पर सुना भी था किसी को कहते, तो वही शेयर करना चाहूँगा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। तो उन्होंने बताया कि टैक्स इंसान से उतना लेना चाहिए जैसे कि अगर मैं अपनी अंजुली में, अपने हाथ में अगर मैं यहाँ पर जल भर के रखूँ और धूप में खड़ा हो जाऊँ, तो जितना सूर्य उस जल को सोखे या उसको इवेपोरेट करे, वाष्पीकरण हो, उतना टैक्स सरकार को लेना चाहिए, सरकार को या राजा को। और सरकार या राजा का काम ये नहीं है कि टैक्सेस लेके अपनी तिजोरियां भर लें, उनका काम यह है कि जहाँ पर उस जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ बादल बनकर उस जल को बरसा देना चाहिए। यानी कि सूर्य क्या करता है, सूर्य सागर से, नदियों से जल सोखता है, ठीक है, पानी पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जल वाष्पीकरण होकर ऊपर उठता है, बादल बनते हैं और फिर बरसात होती है। तो राजा को या सरकार को भी ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पर जल के स्रोत हैं, जहाँ पर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, जो सही में लोग हैं जो उसको पे कर सकते हैं, उनसे टैक्सेस लेना चाहिए। और उन टैक्सेस का जो पैसा है उसको ऐसा नहीं कि अपने पॉकेट भरने के लिए खर्च करें, उस टैक्सेस का जो पैसा है उसको ऐसे लोगों पे खर्च करना चाहिए जिनको वाकई उसकी ज़रूरत है। जहाँ पर सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पर उस पानी को बरसाइए, उन मेघों को बरसाइए, तो देखिए जो धरा है, जो भूमि है, कितनी लहलहा उठेगी। तो इस सोच के साथ अगर आप काम करेंगे, सोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको भी सुकून मिलेगा कि आपसे जो पैसा गया है वो कहीं बर्बाद नहीं हुआ, किसी नेता की पॉकेट में नहीं गया, किसी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा, वो सही में सदुपयोग हुआ है। किसी व्यक्ति ने उस पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं उसका रियल इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह की सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। पैसे का आप मोबिलाइजेशन रोक नहीं सकते हैं। सरकार या कोई राजा कोई भी हो, टैक्सेस तो लगाते आए हैं और लगते रहेंगे। हाँ, जितना ज़्यादा हम पब्लिक के ऊपर उस पैसे को खर्च कर पाए, पब्लिक तक वो सर्विसेज पहुंचा पाएँ, जैसे कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, मैं उसकी एक तारीफ ज़रूर करूंगा, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। और सारी गवर्नमेंट यहाँ पर, सारी सरकारें लगभग एक जैसा ही काम करते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो वही होते हैं, ठीक है। दो चीज़ होती हैं, एक होती है सरकार, एक होता है शासन। तो शासन चेंज नहीं होता है, सरकार चेंज होती है, सरकार परिवर्तित होती है, शासन ही अपने अकॉर्डिंग फाइलों को मूव करता है, चलाता है। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी पॉलिसी के उसमें, कि भारत सरकार ने यहाँ पर जैसे फ्री वैक्सीन की शुरुआत करी, पूरे भारतवर्ष में लोगों को कोविड की फ्री वैक्सीन दी गई। अब वो फ्री वैक्सीन सरकार आपको दे रही है, लेकिन कंपनी से तो पैसा दे के खरीद रही है। करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन करवाया गया। अब वो पैसा भी आपके और हमारे कर का ही पैसा था। और इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी भारत में इतने कम मौतें हुई। हालांकि एक मौत होना भी बहुत दुखद होता है। जिन लोगों के परिवार में कुछ क्षति हुई है उनके प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन इतने बड़े अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग हुई, बहुत अच्छे से महामारी से निपटा गया। अब हालांकि नई बीमारी आ गई है एक मंकी पॉक्स नाम की, उसको भी महामारी का दर्जा अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो जल्दी मिल भी जाएगा।
तो कोशिश करना चाहिए यहाँ पर जो भी कर व्यवस्था स्थापित है उस कर व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि जो सही में उस कर का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके जो सही में हकदार हैं उन व्यक्तियों तक वो चीज़ें पहुँचे, तभी आप यहाँ पर अच्छे से अपना जो राज्य है, जो अपना देश है, उसको चला पाएंगे और पब्लिक भी आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि नए नए कर लग रहे हैं, तो देखिए वो तो आते रहेंगे, नई नई चीज़ें आती हैं तो नए नए कर उसके साथ आते रहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट को ये जो सोचना चाहिए जो गरीब व्यक्ति है वो कर नहीं दे सकता तो उसको किस तरह से उसमें एग्जम्पशंस देनी चाहिए, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। अगला यहाँ पर आता है प्रश्न की दलजीत सिंह जी का प्रश्न है और इन्होंने लिखा है ग्रेट जॉब सर। तो दलजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे काम को सराहा, आपको पसंद आ रहा है तो उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद आपका। ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद अपना बना के रखिए। निश्चित तौर पर हम बहुत आगे आप लोगों के साथ जाएंगे। जो सफ़र है ये अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, यह सफ़र तो अभी शुरू हुआ है और सफ़र को बहुत आगे तक हम लोग लेकर चलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर राजू कुमार ठाकुर जी हैं, उनका मैसेज आया है, उन्होंने अपना नाम लिख के भेजा है। तो नमस्कार राजू कुमार जी, आपको और आपके परिवार को मेरा सादर साधुवाद। इसके अलावा यहाँ पर कमलेश वनावत जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिख के भेजा है नाइस। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश वनावत जी, अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी को यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न हैं उसका जानकारी दे पाएँ। अपनी जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमें ऊपर वाले ने नॉलेज दी है, कोशिश करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब दे पाएँ। जनरल काउंसलिंग के सेशंस हम लोग ने इसलिए ही रखे हुए हैं ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ और आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाएँ। इसके अलावा यहाँ पर प्रदीप देवासी जी का मैसेज आया है। प्रदीप देवासी जी ने पूछा है वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन बिजनेस। तो शायद आप वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ काम जानना चाहते हैं, कोई बिजनेस जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे काम है जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर मान लीजिए ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप यहाँ पर घर बैठे कुछ काम करना चाहते हैं, आप घर पे कोचिंग सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम आप घर बैठे कर सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम बताएं जिसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। घर में फर्नीचर होता ही है, मान लीजिए सोफ़ा है, कुर्सियां हैं, तो उस पर बच्चों को बैठाया और वहीं पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और नॉलेज चाहिए, और उसके बाद ऑनलाइन क्लास आपने लेनी शुरू कर दी। अच्छा खासा यहाँ पर लोग अर्निंग कर रहे हैं। दूसरा काम, माँ अन्नपूर्णा का आपके ऊपर आशीर्वाद है, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना पकाते हैं या पकाती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप घर से टिफ़िन सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस भी आज के समय में बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है। लोग बाहर होटल ढाबों का खाना खा खा के बोर हो चुके हैं, उनको घर का सादा खाना पसंद आता है। आप दाल रोटी सब्जी चावल भी उनको बना के खिला देंगे, बड़े चाव से खाएंगे। बाज़ार के रुमाली रोटी और पनीर, दो प्याजा और कढ़ाई पनीर, ये सब चीज़ें उनको रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती। दाल रोटी भी बाज़ार की बहुत ज़्यादा हैवी पड़ती है। तो अगर आप इस तरह का कोई बिज़नेस मॉडल अगर आप कर सकें तो घर बैठे आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं बुटीक का। आप घर में अगर अपने बुटीक का काम करना चाहें तो आपको उसके लिए एक सिलाई मशीन चाहिए होगी और आप घर बैठे बुटीक का काम भी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको आगे नहीं जाना, कहीं किसी से मिलना नहीं, आप घर बैठे यहाँ पर बुटीक का काम भी कर सकते हैं। और एक तमाम एक जॉब यहाँ पर बताने आ रहे हैं, ये मैं सोचे ख़त्म हो गई, बहुत सारी जॉब्स हैं। आप वॉइस ओवर का काम कर सकते हैं। तमाम एक कंपनियां हैं जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट की डिमांड करती हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो होते हैं जो कि वीडियो चल रहा होता है और पीछे से अपनी आवाज़ देते हैं। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने बच्चों के कार्टून देखे होंगे, निंजा हथौड़ी देखा है,
पोकेमॉन और ये वो तमाम एक आता है, उसमें क्या होता है कि पीछे से वॉइस आर्टिस्ट आवाज़ देते हैं, क्योंकि वो तो मान लीजिए इंग्लिश में बना हुआ है या जापानीज़ में बना हुआ है। अब आपको वहाँ पर जापानीज़ बोलेंगे तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगी, तो वहाँ पर हिंदी भाषा में या जिस भी तमिल तेलुगु जो रीजनल लैंग्वेज में आपको डबिंग करनी है उसमें आप इसको डबिंग आर्टिस्ट ही बोलते हैं, तो आप वॉइस ओवर अपना दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है। और घर बैठे के काम में आपको बताएं, आप अपनी पॉडकास्टिंग शुरू कर सकते हैं। आप अपना एक चैनल बनाइए, पॉडकास्ट करना शुरू करिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, निश्चित तौर पे तमाम एक लोग आपके साथ जुड़ेंगे और जैसे जैसे आपके फॉलोवर्स बढ़ना शुरू होंगे, आपका एक अच्छा यूज़र बेस बढ़ना शुरू होगा, आपके पास पैसा भी अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा काम है घर बैठे का। अगर आप अच्छे कंटेंट मेकर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर या आप मौज जैसे प्लेटफॉर्म पर या और दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आ गए हैं, वहाँ पर जाके आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करके या अपने वीडियोस बनाकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लिखने का शौक़ रखते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। घर बैठे ही काम बता रहा हूँ, ये आपको कहीं निकल के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही कंटेंट राइटर बन सकते हैं। कंटेंट लिख करके कई सारी साइट्स हैं, कई सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप अपना कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत अच्छा काम यहाँ पर आपको मिलता है एज अ कंटेंट राइटर का। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो आप यहाँ पर सिंगिंग अगर आपको आती है तो आप सिंगिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपको डांसिंग आती है तो आप कोरियोग्राफी का काम कर सकते हैं। घर बैठे ही आप बच्चों को डांस सिखाना, ऑनलाइन माध्यम से डांस सिखाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, मान लीजिए आप पियानो प्लेयर हैं, आप गिटार प्लेयर हैं, तो आप उसके भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं कि गिटार कैसे बजाया जाए, पियानो कैसे बजाया जाए। उसके भी ऑनलाइन सेशंस आप बना करके लोगों को दे सकते हैं और उसके बदले में भी एक अच्छी खासी कमाई यहाँ से करी जा सकती है। तमाम एक माध्यम है, तमाम एक तरीके हैं जिसके ज़रिए आप घर बैठे एक अच्छी खासी कमाई अपने और अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है लिमिटेशन कि आप सिर्फ 2000, 5000, 10,000 रुपये कमाएंगे। आप लाखों रुपए भी यहाँ से कमा सकते हैं। आप कंटेंट राइटिंग में जा रहे हैं, उसके ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। आप ब्लॉगिंग में जा रहे हैं, ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो काम बहुत है, काम की कमी है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यार मार्केट में काम नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है, काम बहुत है, लेकिन आपको उसके लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब आपने अगर ये सोच लिया अरे ये काम मेरे को सूट नहीं करता, ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा या मैं कैसे कर पाऊंगी, अगर इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे यकीन मानिए आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लिए खुद ही बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। आपको ऐसे सोच से दूरी बनानी है, अपने आप को दूर रखना है, आपको आगे बढ़ के जाना है और अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है। एक छोटा सा और काम याद आया, स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट वर्क स्कूलों में मंगाए जाते हैं। आप वो प्रोजेक्ट वर्क में अगर आप अच्छे हैं तो घर बैठे प्रोजेक्ट वर्क बना के रख सकते हैं और समय समय पर उसको बेच सकते हैं बच्चों को। कई सारे माता पिता समय नहीं निकाल पाते बच्चों के लिए, चार्ट्स बनाने हैं, कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वो भी आपके यहाँ से आके उसको ख़रीद सकते हैं। एक और काम बता रहा हूँ, फैंसी ड्रेस आजकल बहुत चलता है। हर 15-20 दिन में, महीने भर में स्कूलों में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता रहता है। कभी बच्चे को आज मुझे राजा बन के जाना है, तो आज रानी बन के जाना है, तो आज सिपाही बन के जाना है, तो यही सब चीज़ें चलता है। आप फैंसी ड्रेस कई सारी चीज़ें लाके अपने घर पे रख सकते हैं और उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको आगे दे सकते हैं। आगे देने से क्या फ़ायदा होगा कि फैंसी ड्रेस, क्योंकि एक बार में एक ही यूज़ नहीं होती,
मल्टीपल लोग लेके जाएंगे और फिर वापस देंगे, किराया आपको मिलेगा। तो रिकरिंग इनकम यहाँ पर आपकी बननी शुरू हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम होता है ये भी पैसे अर्न करने का। तो आप एक्सप्लोर तो करिए, आप कदम बाहर तो निकालिए, आप देखेंगे निश्चित तौर पे तमाम एक ऑप्शंस आपको यहाँ पर जीवन में मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से अपने कामों को परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। घर बैठे बहुत सारे काम जैसे मैंने आपको बताए हैं वो आप आराम से कर पाएंगे। आपके जो भी प्रश्न हो, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हों, आपके एजुकेशन से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सभी सवालों को आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। फिर भी तमाम एक सवाल हमारे पास आ रहे हैं जिनको एक साथ आंसर करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा डिले भी आपको आ रहा होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, जिससे कि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाएँ। तो करते रहिए अपने दिल की बात हमारे साथ। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।